सेकेंड पेपर है जो कि मैं सॉल्व करवाने जा रही हूँ। ये जुलाई 18 में कंडक्ट कराया गया था और पिछले वीडियो से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पार्ट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो 76 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया था। अब जो फर्दर क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करवाने जा रही हूँ। और कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनका कहना है कि मैं जो एक्सप्लेन करूँ, जो हिंदी वाला पार्ट है उसमें भी एक्सप्लेन करूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पार्ट देखिए जिससे कि आपको एक्सप्लेनेशन मेरा मिल सके, क्योंकि मैं एक बार इंग्लिश वाले पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी फिर हिंदी वाले पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी, तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि एक ही चीज़ मैं अगर 2 बार एक्सप्लेन करूंगी तो आप भी बोर हो जाओगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही पार्ट देखिए जिससे कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको मिल सके। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि पहले इंग्लिश वाला पार्ट आपको करा दूँ, फिर हिंदी वाला पार्ट करा दूँ और तभी मैं एक्सप्लेन करूँ। ओके, तो प्लीज़ आप दोनों ही पार्ट देखिए। तो स्टार्ट करते हैं 77 क्वेश्चन से। इसमें मैच कराना है, लिस्ट 1 दिया है, लिस्ट 2 दिया हुआ है। ठीक है, टेस्ट दिए हुए हैं और ये किन किन के लिए, किन कंपाउंड्स के लिए, किन केमिकल कंपाउंड्स के लिए टेस्ट किया जाता है वो यहाँ पर दिया गया है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है पहला। ठीक है, तो पहला है कि फैलेंक्स टेस्ट, ये किसके लिए है? इसका आंसर है 5th, रिड्यूसिंग शुगर के लिए है, जिसके बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये क्या होता है। फिर है सेलिवानॉफ टेस्ट, ये है इसका 3rd आंसर है, कीटोस शुगर के लिए। ठीक है, इसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, फिर है 3rd है जेल्डोल टेस्ट, इसका आंसर है नाइट्रोजन, जो कि प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रोटीन नाइट्रोजन कुछ भी आता है, आप दोनों लगा सकते हो। फिर है जेंथोप्रोटिक टेस्ट, जिसका आंसर है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। फिर है नाइट्रोपोसाइड टेस्ट, जिसका आंसर है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ओके, अब है 78 क्वेश्चन। इसमें न्यूट्रिएंट दिए गए हैं और उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिए गए हैं। तो आंसर देख लेते हैं इसका। पहला आंसर है फॉलिक एसिड से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। अनीमिया के बारे में भी, इसके टाइप्स के बारे में और किसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इन सब के बारे में डिटेल में आपको अनीमिया के बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर है जिंक की डेफिशिएंसी से क्या होता है? हाइपोगाइजिया। हाइपोगाइजिया इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ जब मैं आपको एगाइजिया के बारे में बता रही थी, तो उसी से मैंने हाइपोगाइजिया के बारे में बताया था कि इसमें क्या होता है, जो हमारे सेंसेस हैं, जो टेस्ट सेंसेस हैं, ठीक है, टेंस की जो संवेदी कोशिकाएं हैं टेस्ट के लिए होती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं। मतलब हमें कम महसूस होने लगता है, कोई भी टेस्ट जो है वो उसको हम महसूस नहीं कर पाते, उसका पता नहीं चल पाता है उस टेस्ट का। कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो उसका टेस्ट हमको कम पता चलने लगता है। ठीक है, और इसका मैंने बताया था एगाइजिया होता है और डिसगाइजिया भी होता है। ठीक है, एगाइजिया मीन्स कि कंप्लीटली लैक हो जाता है टेस्ट का, आपको टेस्ट का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और जो डिसगाइजिया होता है उसमें क्या होता है, जो आपका टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, इम्पेयर्ड हो जाता है। तो इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ और मैंने अभी भी एक्सप्लेन कर दिया है। फिर आता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम कमी से क्या होता है? टिटैनी। ठीक है, फिर आयोडीन की कमी से क्या होता है? इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शन। और राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है? 3rd है चिलोसिस। अब आते हैं 77 क्वेश्चन हिंदी में। इसमें था पहला आंसर। ठीक है, फैलेंक्स परीक्षण किसके लिए किया जाता है? रिड्यूसिंग शुगर के लिए, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेलिवानॉफ टेस्ट किसके लिए किया जाता है? कीटोस शुगर के लिए, इसके बारे में बता चुकी हूँ, डिफरेंस भी बता चुकी हूँ कि अमाइनो शुगर और कीटोस शुगर। ठीक है,
सॉरी एल्डोज शुगर और जो है कीटोज शुगर में डिफरेंस क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके लिए आप जो है जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें देख सकते हो एक्सप्लेनेशन के लिए। जेल्डॉल मेथड किसके लिए होता है? नाइट्रोजन के लिए होता है। जेंथोप्रायोटिक टेस्ट किसके लिए होता है? एरोमेटिक अमाइनो एसिड के लिए होता है। और नाइट्रोपोसाइड टेस्ट होता है सल्फर युक्त अमाइनो एसिड के लिए। ठीक है, फिर आते हैं 78 पर। इसमें भी पहला आंसर है फॉलिक एसिड होता है, इसकी कमी से होता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, जिसके बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अनीमिया के बारे में, तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं इसके लिए। और जिंक की डेफिशिएंसी से होता है हाइपोगाइजिया, इसके बारे में अभी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर से मैं कर देती हूँ कि हाइपोगाइजिया में क्या होता है। जो टेस्ट सेंसिटिविटी होती है, मतलब जिससे जो हमारे सेंसेस होती हैं, संवेदी कोशिकाएं हैं, जिससे कि हम जो कोई भी प्रोडक्ट जब खाते हैं तो हमें टेस्ट पता चलता है, उसका स्वाद पता चलता है, तो वो कम हो जाता है, हमें कम स्वाद पता चलता है। ठीक है, और एगाइजिया भी होता है। एगाइजिया में क्या होता है कि जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, कंप्लीटली लैक हो जाता है, खत्म हो जाता है, आपको कोई भी टेस्ट पता नहीं चलता है। और डिसगाइजिया में क्या होता है कि जो है ये इम्पेयर्ड हो जाता है, यानी कि जो टेस्ट होता है वो आपका चेंज हो जाता है। फिर कैल्शियम की कमी से होता है टिटैनी, और आयोडीन की कमी से होता है मानसिक कार्य क्षमता में कमी आती है, और राइबोफ्लेविन की कमी से होता है चिरोसिस। चिरोसिस में क्या होता है, जो हमारे माउथ यानी कि जो हमारा मुंह है उसके दोनों कॉर्नर या फिर एक कॉर्नर, एक या दोनों कॉर्नर पर, कोने पर जो है क्रैक हो जाता है, मतलब फट जाता है, और उसमें क्या होता है ब्लीडिंग भी हो सकती है, और इन्फ्लामेशन भी होता है, जलन भी होने लगती है, और वो स्वेल भी कर सकता है। ठीक है, तो चिलोसिस में ये होता है, ये किसी कमी से होता है, राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। फिर आता है 79 क्वेश्चन। इसमें है इंग्रेडिएंट्स दिए, एक्टिव इंग्रेडिएंट दिए गए हैं। ठीक है, और इधर फूड्स दिए गए हैं किन में ये पाया जाता है, और ये आप देख सकते हो, मैच द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड इन लिस्ट 1 रिलेटेड टू कैंसर प्रिवेंशन विद देयर सोर्सेस, मतलब ये कैंसर प्रिवेंशन में काम आते हैं। तो फाइटोकेमिकल्स है, आंसर 4 है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। ठीक है, अब है इसका 4th आंसर, आप देख सकते हो फाइटोकेमिकल्स। ठीक है, ये किन में पाए जाते हैं? ब्रोकली। ओके, फाइटोकेमिकल्स इसके बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, फिर अल्फा लिपोइक एसिड, ये किस में पाया जाता है? पोटैटोज में। फिर है फ्लेवोनॉइड्स, ये पाया जाता है ग्रीन टी में। ग्लूटाथियोन पाया जाता है एस्पैरागस में, और सेलेनियम पाया जाता है सी फूड में। ओके, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। फिर 80 क्वेश्चन है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, इसमें फूड्स दिए गए हैं और किन के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, फिर है सॉरी ये ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, और ये फूड्स होते हैं जिनमें ये पाए जाते हैं। फिर है साल्मोनेला, आंसर है इसका 2nd। साल्मोनेला इसका है किसमें पाए जाते हैं? एग और मीट प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस, ये क्रीम और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये लो एसिड कैंड फूड में पाए जाते हैं। और टीनिया सोलियम, ये पोर्क एंड इनके प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और सिजेला, ये पाया जाता है रॉ वेजिटेबल्स एंड सैलड में। ओके, ये आप देख सकते हो। एक मिनट, ठीक है, तो ये है फाइटोकेमिकल्स किसमें पाए जाते हैं? 4th है इसका आंसर। ठीक है, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं ब्रोकली में, और अल्फा लिपोइक एसिड पाया जाता है किसमें? आलू में। और फ्लेवोनॉइड्स ये पाया जाता है ग्रीन टी में। और ग्लूटाथियोन ये पाया जाता है
एस्पैरागस में, और सेलेनियम पाया जाता है समुद्री खाद्य पदार्थ में। ठीक है, तो जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं ये प्लांट्स में होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो हमारे सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी सेल्स होती हैं, उनको डैमेज होने से, नष्ट होने से बचाते हैं। तो इस तरीके से ये कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि कैंसर में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं बहुत ही स्पीडली, बहुत तेजी से वो नष्ट होने लगती हैं। ठीक है, तो जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट से हमको मिलते हैं, ये उन सेल्स को नष्ट होने से बचाते हैं। फिर आता है अल्फा लिपोइक एसिड। इसके बारे में बता देती हूँ कि अल्फा लिपोइक एसिड ये क्या है। ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी बॉडी में बनता है, और इसे हम प्लांट्स और एनिमल फूड्स से भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये पोटैटो, ब्रोकली, स्पिनच, लिवर, किडनी, ईस्ट, इन सब में रिच होता है। ठीक है, और ये मेनली किस में दिया जाता है, डायबिटीज में ये दिया जाता है अल्फा लिपोइक एसिड, और ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी जो है ये हेल्प करता है, उसमें इन्वॉल्व होता है, और ये प्रत्येक सेल में पाया जाता है, मतलब प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है, जहां पर ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में ये मदद करता है। ठीक है, तो इसलिए ग्लूकोज को ये एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद कर रहा है। इस तरीके से ये जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है उसमें ये शामिल होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फिर है फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स भी एंटीऑक्सीडेंट है और ये कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प करता है। फिर आता है ग्लूटाथियोन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी बॉडी में, मतलब प्राथमिक रूप से ये हमारे बॉडी में बनता है, और उसके साथ साथ ये हमें डाइटरी सोर्सेज से भी मिलता है, मतलब प्लांट्स और एनिमल फूड से भी ये हमको प्राप्त होता है। अब जो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ग्लूटाथियोन लेवल को कम करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे कि एजिंग है, मतलब कि जो ओल्ड एज पीपल, जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है जो, तो ये ग्लूटाथियोन लेवल कम होता जाता है। आपकी डाइट अच्छी नहीं है उसकी वजह से इसका लेवल कम हो सकता है, और या तो फिर आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो सिडेंट्री है। सिडेंट्री का मतलब है कि आप जो है काम बहुत कम कर रहे हो, आपका जो फिजिकल मूवमेंट है वो बहुत कम हो रहा है, तो उस वजह से भी ग्लूटाथियोन का लेवल जो है हमारी बॉडी में कम होने लगता है। तो अगर आपको ग्लूटाथियोन का लेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी को, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आपको ग्लूटाथियोन का लेवल को कम होने से बचाना है, देन आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, मतलब शारीरिक क्रियाएं करनी पड़ेंगी। उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर किसी भी तरीके से जिससे कि आपका जो है फिजिकल मूवमेंट होता रहे, आपका हाथ पैर जो है वो प्रॉपर वर्क करता रहे, आप सिर्फ बैठो नहीं। और अल्कोहल कम से कम पीने से इसको बचाया जा सकता है, और स्लीप, मतलब पर्याप्त नींद लेना जरूरी होता है, और एक बैलेंस्ड डाइट लेना जरूरी है इसके लिए, और फूड्स जिनमें कि सल्फर और सेलेनियम अधिक मात्रा में हो तो वो उनको खाने से, क्योंकि ये भी जो है एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर आप इनसे भी जो जिसमें जिन फूड्स में ये पाए जा रहे हैं, अगर इन सब चीज़ों को ले रहे हो, बैलेंस डाइट ले रहे हो, एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हो, और अल्कोहल को अवॉइड कर रहे हो, और प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, नींद ले रहे हो, तो फिर जो है इसके ग्लूटाथियोन लेवल को जो है बढ़ाया जा सकता है। फिर आते हैं सेलेनियम पर। सेलेनियम ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, और ये तो हेल्प कर ही रहा है, इसके साथ अगर आप सेलेनियम रिच फूड ले रहे हो तो ये ग्लूटाथियोन लेवल को भी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। फिर है इसका सेकंड आंसर है, ठीक है, साल्मोनेला। ये किस में पाया जाता है, अंडा व मांस उत्पाद में पाया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस पाया जाता है क्रीम और डेयरी उत्पाद में पाया जाता है। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम कम अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, और टीनिया सोलियम पाया जाता है सुअर का मांस या फिर उनके उत्पाद में पाया जाता है, और सिजेला पाया जाता है कच्ची सब्जियां या फिर सलाद में पाया जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आइटम्स दिए गए हैं, एसिड्स दिए गए हैं, और ये इधर है फूड्स किसमें पाया जा रहा है, तो इसका आंसर है फोर्थ। ठीक है, सॉर्बिक एसिड योगर्ट में पाया जाता है। बेंजोइक एसिड जेली में पाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है बियर में।
और सोडियम नाइट्रेट पाया जाता है प्रोसेस्ड मीट में, और एसिटिक एसिड पाया जाता है चटनी में, और नाइसिन पाया जाता है चीज़ में। जब मैं आपको चीज़ को एक्सप्लेन कर रही थी कि किस तरीके से चीज़ बनाया जाता है, तो उसमें मैंने बताया था कि नाइसिन जो है वो चीज़ में प्रेजेंट होता है। ओके, इसका आंसर है सेकंड। इनवॉइस का मतलब क्या है? ये टर्म्स दिए गए हैं और दिया गया उनका एरियाज ऑफ ऑपरेशन दिया गया, किन किन एरिया में इनका क्या यूज होता है, इनका क्या मतलब है। इनवॉइस का मतलब है परचेज, खरीदना, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? लेआउट प्लानिंग होती है। और सैटेलाइटिंग में क्या होता है? केमिस्ट्री सर्विस में ये टर्म यूज किया जाता है। और फैक्टर मेथड में क्या होता है? प्राइसिंग द प्रोडक्ट। बार्स क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल। और परसेंटेज मेथड क्या होता है? फर्स्ट है ये रेसिपी एडजस्टमेंट। ओके, एक्सप्लेन में हिंदी वाले पार्ट में कर देती हूँ। सॉर्बिक एसिड का आंसर है फोर्थ है ये। सॉर्बिक एसिड पाया जाता है योगर्ट में, बेंजोइक एसिड पाया जाता है जेली में, सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है बियर में, और सोडियम नाइट्रेट पाया जाता है संसाधित मीट में, और एसिटिक एसिड पाया जाता है चटनी में, और नाइसिन पाया जाता है चीज़ में। ओके, चीज़ का जब मैं बता रही थी प्रोसेसिंग कि कैसे चीज़ बनता है, तो उसमें हमने बताया था कि चीज़ में नाइसिन पाया जाता है। अब यहाँ पर है आंसर, इसका है सेकेंड, ठीक है। इनवॉइस का मतलब है, एक मिनट, ठीक है, सेकेंड आंसर है इसका। इनवॉइस का मतलब है खरीदना, मतलब जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, कोई भी उत्पाद हम खरीद रहे हैं, तो हमें एक इनवॉइस मिलता है जिसमें कि उसका प्राइस होता है कि वो कितने का है। फिर आता है विवरण पत्र। इसमें क्या होता है? प्रदर्शित करने की योजना। मतलब प्रोस्पेक्टस आपने देखा होगा कि किसी कॉलेज का भी एक अपना प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कॉलेज के बारे में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से टीचर्स हैं और क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, तो पूरा डिटेल उसमें होता है। मतलब किस तरीके से आप किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो, अपनी योजना को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो विवरण पत्र में होता है। फिर है सैटेलाइटिंग, ये है केमिस्ट्री सेवा। अब केमिस्ट्री सेवा क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये टाइप्स ऑफ फूड सर्विस सिस्टम है, ठीक है। ये एक फूड सर्विस सिस्टम का प्रकार है। अब जो फूड सर्विस सिस्टम होता है, यानी कि जो खाद्य सेवा होती है, वो 4 तरीके की होती है। उसमें कन्वेंशनल आता है, केमिस्ट्री आता है, रेडी प्रिपेयर्ड आता है, और असेंबली या फिर सर्व आता है, ठीक है। तो जो ये केमिस्ट्री है उसमें सैटेलाइटिंग का क्या मतलब है? जो केमिस्ट्री सिस्टम है, इसमें क्या होता है फूड को पहली बात तो ये बहुत बड़े लेवल पर, इसका जब बहुत बड़े लेवल पर किस फूड का प्रोडक्शन करना होता है, ठीक है, उत्पादन करना होता है, देन उसमें जो है केमिस्ट्री का यूज किया जाता है, ठीक है। और केमिस्ट्री में क्या होता है, जब फूड का प्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद में फूड को रखा जाता है किस फॉर्म में? फ्रोजन फॉर्म में, मतलब कि रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है बड़े बड़े, या फिर उसको चिल्ड फॉर्म में रखा जाता है, या फिर उसको हीट करके रखा जाता है, ठीक है। और फिर उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मीन्स भेजा जाता है, जो भी सर्विस सेंटर्स हैं, जो भी एरियाज जहाँ पर भेजना है उसको, फिर उसको जो है वहाँ पर भेज दिया जाता है। अब इसमें जो भी फूड खरीदा जाता है, ठीक है, तो वो इसमें बहुत कम या फिर किसी भी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती। मीन्स जो केमिस्ट्री जो सर्विस सिस्टम है, ठीक है, इसमें जब अगर इसमें से आप जो फूड खरीदा जाता है तो उसमें बहुत कम या फिर कोई भी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती। मतलब कि आप एज सच फूड को खरीद कर खा सकते हो, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, वो बना बनाया होता है। अब चूंकि ये इसमें बहुत अधिक क्वांटिटी में लेवल पर ही इसका प्रोडक्शन होता है, तो इसमें जो भी इक्विपमेंट मशीन का काम लगता है, ठीक है, तो प्री प्रोसेसिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें प्री प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है, तो इसमें जो भी इक्विपमेंट की जरूरत होती है वो जो कन्वेंशनल सिस्टम होता है, ठीक है, फूड का, तो उससे वो अलग होता है क्योंकि इसमें बड़े लेवल पर होता है, तो इक्विपमेंट्स अलग होते हैं। अब जो ये केमिस्ट्री सिस्टम है, इसमें क्या होता है, जो सेंट्रलाइज फूड प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन फैसिलिटी होती है, मतलब जहाँ पर
फूड का प्रोडक्शन किया जाता है वो सेंट्रलाइज्ड लेबर पर होता है, केंद्रित मतलब फूड प्रोक्योरमेंट होता है, ठीक है। तो और इसमें जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन जो भी फूड मेन्यू आइटम्स प्रिपेयर किए तैयार किए जा रहे हैं तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो होता है बहुत सारे रिमोट एरियाज में उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जो ये रिमोट एरियाज होते हैं उनको जो है मतलब इन्हीं सर्विस यूनिट को सैटेलाइट सर्विस सेंटर बोलते हैं, जहाँ पर जो है जो फाइनल प्रिपरेशन होता है फूड का, मतलब फाइनल जब फूड तैयार कर लिया जाता है, ठीक है, तब इनको इन जो सैटेलाइट सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ पर इनको भेजा जाता है और वहाँ पर इनको इनकी सर्विसिंग की जाती है। अब जो सेंट्रलाइज प्रोडक्शन फैसिलिटी है, मतलब जो केंद्रित लेबर पर, मतलब सेंटर लेबर पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो इनकी फैसिलिटी है, तो वहाँ पर इनको अक्सर जो है और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि सेंट्रल कमिश्नरीज या फिर फूड फैक्ट्री बोला जाता है। और जो इसमें सर्विस यूनिट्स होते हैं उनको सैटेलाइट सर्विस सेंटर भी कहते हैं। तो इसलिए जो है कमिश्नरी सेवा में जो है सैटेलाइटिंग का यूज़ किया जाता है, मीन्स सैटेलाइटिंग जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब फैक्टर विधि है, फैक्टर विधि में आंसर है सेकंड, उत्पाद का मूल्य निर्धारण किया जाता है। और BARS इसके बारे में हम बता चुके हैं, पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हो, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है बिहेवियरली एंकर्ड जो है रेटिंग स्केल होता है, जिसमें कि अनुपालन का मूल्यांकन होता है, यानी कि जो भी स्टाफ इनमें काम करते हैं उनको उनके जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उनको इवैल्यूएशन किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। और प्रतिशत विधि है, से पाक विधि का समायोजन होता है, ठीक है। अब इसको भी मैं एक बार बता देती हूँ, फैक्टर मेथड और जो ये प्राइसिंग परसेंटेज मेथड है ये क्या होता है। अब जो ये फूड कॉस्ट परसेंटेज मेथड है इसमें क्या होता है, ये मेन्यू प्राइसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेन्यू के प्राइस डिवाइड मतलब उसको निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो जब भी हम जो भी फूड तैयार कर रहे हैं उसके जो हमारा मेन्यू तैयार हो रहा है उसका क्या रेट होगा, ठीक है, कितने पैसे में उसको परचेज करेंगे, बेचेंगे, ठीक है। तो उसको निर्धारित करने के लिए हमें टारगेट फूड कॉस्ट परसेंटेज की जरूरत पड़ती है और जो फूड का एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ती है। तो अब ये फॉर्मूला है, इसमें फूड कॉस्ट और टारगेट फूड परसेंटेज, जब फूड कॉस्ट को टारगेट फूड कॉस्ट परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे देन हमको मेन्यू प्राइस मिल जाएगा। एग्जांपल आप देख सकते हो, इसे समझ में आ जाएगा आपको। मान लिया कोई चीज़ बर्गर है, ठीक है, आपके मेन्यू में कोई चीज़ बर्गर है, तो उसका जो एक्चुअल फूड कॉस्ट है वो क्या है, 110 रुपया। 110 रुपये का मतलब है कि चीज़ बर्गर को बनाने में जो भी मटेरियल का यूज़ हुआ है उन सब का कॉस्ट मिला करके 110 रुपया हुआ है, ठीक है। और जो आपका टारगेट फूड कॉस्ट परसेंटेज है वो है 35%। ये जो टारगेट फूड कॉस्ट परसेंटेज होता है ये 20 से 40% तक लिया जाता है, ठीक है। तो 20 से 40% के बीच में आपको लेना होता है। तो इन्होंने 35% लिया है। अब जब कैलकुलेशन किया तो फूड कॉस्ट हमारा है 110 रुपया और ये टारगेट फूड कॉस्ट परसेंटेज है वो 35%, यानी कि इसको हमने कन्वर्ट कर दिया तो 0.35 आ गया। तो जब डिवाइड किया तो आ गया 314.28, यानी कि 314.28 रुपीज़ आ गया हमारा फूड का ये मेन्यू प्राइस होगी, यानी चीज़ बर्गर की जो प्राइस होगी वो होगी 314.28। फिर है फैक्टर प्राइसिंग। अब फैक्टर प्राइसिंग में क्या होता है, इसमें फैक्टर का यूज़ किया जाता है और फैक्टर यहाँ पर लिया जा रहा है 30%, ठीक है, जो कि फूड कॉस्ट परसेंटेज को प्रदर्शित करता है। अब इसको निर्धारित करने के लिए हमें फूड कॉस्ट को उसके प्राइसिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है और प्राइसिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हमें प्राइसिंग फैक्टर जाना जरूरी है। तो प्राइसिंग फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए और मेन्यू प्राइस दोनों जाना जरूरी है। तो उसके लिए हमें टारगेट फूड कॉस्ट परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी और एक्चुअल फूड कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। इसका फॉर्मूला है 100 डिवाइडेड बाय टारगेट फूड कॉस्ट परसेंटेज, जिससे हमको प्राइसिंग फैक्टर मिल जाएगा। अब प्राइसिंग फैक्टर के लिए हमको चाहिए फूड कॉस्ट और
मेनू प्राइस के लिए हमको फूड कॉस्ट चाहिए और प्राइसिंग फैक्टर चाहिए, ठीक है। और प्राइसिंग फैक्टर जानने के लिए हम 100 को टारगेट फूड कॉस्ट परसेंटेज जो है हमारा, जो कि 30% हमने लिया था, ठीक है, फैक्टर, उसे डिवाइड कर देंगे। तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जो फूड कॉस्ट परसेंटेज है वो 30% है, ठीक है। अब 100 को 30 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमको मिल गया 3.33, ये हमारा प्राइसिंग फैक्टर है, ठीक है। और अब जो फूड कॉस्ट हमने 110 रुपया लिया था और यहाँ पर फैक्टर है 3.33, तो इसको इनटू कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 366.3 रुपीज़। तो ये आपका हो गया फैक्टर मेथड, ओके। तो ये पता चल गया आपको फैक्टर मेथड क्या होता है और परसेंटेज मेथड क्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो है कुछ डिजीज दी गई हैं और दिया गया है उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा से क्या होता है, इसमें क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर है ये। डिमेंशिया क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। एडिक्शन क्या है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है। और प्रैग्मेटिज्म का मतलब है लर्निंग बाय डूइंग। फिर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं और एरिया ऑफ फंक्शन दिया गया, किस एरिया में वो काम करते हैं। तो आता है पहले NHRC, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, 4th है। NHRC में आएगा ह्यूमन राइट्स। NCPCR किसके लिए काम करता है, चाइल्ड राइट्स के लिए। और कारा किसके लिए काम करता है, ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए। और निपसेट किसके लिए काम करता है, डिसेबिलिटी, ठीक है। ओके, अब इसमें है क्षुधा अभाव। आंसर इसका मैं बता देती हूँ, 4th है। क्षुधा अभाव का मतलब है भोजन विकार, ठीक है। इसमें जो है वो भूख कम लगती है, हम कम खाते हैं। मनोभ्रंश का मतलब है 4th। तंत्रिकागत विकार यानी कि जो हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है डिमेंशिया में। फिर व्यसन, इसमें मनोवैज्ञानिक निर्भरता यानी कि हम पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं, किसी पर डिपेंडेंट होते हैं। एडिक्शन का मतलब यही होता है, व्यसन का मतलब होता है कि हम एडिक्ट हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, हम पूरी तरीके से उसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और व्यवहारिकतावाद का मतलब है कि करके सीखना, जब हम कुछ करके सीखते हैं तो उसको व्यवहारिकतावाद बोलते हैं। फिर आता है NHRC, आंसर 4 है इसका। NHRC में है 3rd मानव अधिकार आता है। NCPCR में बाल अधिकार आता है। CARA कारा में आता दत्तक ग्रहण। और NIPCCD यानी कि निपसेट में आता है प्रशिक्षण एवं प्रलेखन। 1 मिनट, 4th आंसर है प्रशिक्षण एवं प्रलेखन, सॉरी ये 4th आंसर था, इसमें हमने गलत बता दिया है। ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ इसमें। ये आंसर 4 है इसका, ओके। NHRC में है 3rd ह्यूमन राइट्स। NCPCR में है 4th चाइल्ड राइट्स। और कारा में है एडॉप्शन। और निपसेट में है 2nd ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ओके। सॉरी गलत हो गया था, आंसर मैंने गलत बता दिया था, ओके। तो अब मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देती हूँ कि NHRC इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसलिए इसमें मानव अधिकार आपका आ गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। और ये कब मतलब इसको कब स्टार्ट हुआ, ये 12 अक्टूबर 1993 में इसको जो है फाउंडेड बाय
ये जो उसको प्राप्त किया गया था। और इसमें जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के प्रावधान के अंतर्गत जो है इसको जो है प्राप्त किया गया, स्टार्ट किया गया था। और 2006 में फिर ये बाद में इसमें संशोधन हुआ था। इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो चेयरपर्सन है वो है HL दत्तू। और जो ह्यूमन राइट्स है, इनमें क्या क्या राइट्स, हमारे क्या क्या अधिकार है, मानव अधिकार क्या कौन कौन से। तो पहला है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि हमें जीवन जीने का अधिकार है और हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है। और दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर, मीन्स कि हम किसी की गुलामी नहीं कर सकते हैं, उससे हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, कोई टॉर्चर हमें नहीं कर सकता, उससे हम स्वतंत्र हैं, ये हमारा अधिकार है। और फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, यानी कि हम अपने विचारों को रख सकते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके लिए हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, ये भी हमारा अधिकार है। और है द राइट्स टू वर्क एंड एजुकेशन, यानी कि हमें काम करने की, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम कोई शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इसका हमारा पूरा अधिकार है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो इसी के द्वारा क्या बोलते हैं, UDHR जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, उन्हीं की एनिवर्सरी पर ही, जो कि 10 दिसंबर को होती है, उन्हीं की एनिवर्सरी पर ह्यूमन राइट्स डे यानी मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। फिर है NCPCR, इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, मीन्स राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, ये इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, जो भी हम बता रहे हैं एटलीस्ट इसका फुल फॉर्म क्या है और ये कब फाउंड किया गया है और इसके क्या क्या, किसमें क्या अधिकार हैं और ये किस लिए है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है, ये इसके ईयर के बारे में भी पूछा जा सकता है। और जो NCPCR है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, यानी कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसको जो है स्थापित किया गया था। और इसका जो है कब ये काम करने लगा, मतलब NCPCR कब से ये स्टार्ट हुआ है, ये 5 मार्च 2007 से स्टार्ट हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके जो चेयरमैन है वो है प्रियंक कानूनगो। फिर है NIPSET, और NIPSET का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मीन्स राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। इनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और ये कब जो है कब से काम इसने स्टार्ट किया है, 1966 से। ठीक है, तो इसके बारे में, और जो CAR यानी कारा है, इसके बारे में हम डिटेल में बता चुके हैं पहले ही, तो आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियोस इसके लिए। अब आते हैं 85 क्वेश्चन पर, इसका आंसर देखते हैं। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें सेंट्रेशन आता है। कंक्रीट ऑपरेशन, इसमें कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स आते हैं। और फॉर्मल ऑपरेशन, इसमें टेस्ट हाइपोथेसिस आता है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको हम डिटेल में बताएंगे, इसलिए आप देखते रहो। फिर है 86 क्वेश्चन, डाइज दी गई हैं और किन पर उनको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, आंसर है इसका थर्ड, डिस्पर्स डाई। ये आता है ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड डिफ्यूजेस इनटू मोस्ट थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स। फिर है डायरेक्ट डाई, ये वाटर सॉल्युबल डाइज होती हैं एंड सम सब्सटेंसिव टू सेलुलोज एंड प्रोटीन फाइबर। ओके, एजोइक डाई, ये डाई डेवलप्ड विद एन टेक्सटाइल फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस। फिर है मेटलाइज्ड डाई, अप्लाइड फ्रॉम एसिड बाथ। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हिंदी में है, आंसर पहला है इसका संवेदी प्रेरक चरण, जिसमें कि आता है वस्तु अस्थायित्व। तैयारी का चरण, इसमें आता है सेंट्रेशन। फिर है ठोस ऑपरेशन, इसमें आता है संख्याओं का संरक्षण। और फिर आता है औपचारिक विचालन, ये आता है परीक्षण परिकल्पना। अब इसके बारे में हम बता देते हैं कि जो इसको किसने दिया था, सेंसरी मोटर, ये स्टेजेस किसने दी थी, प्याजे की थ्योरी की है, ये प्याजे के द्वारा दी गई थी।
ठीक है, चारों स्टेजेस। जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है 0 to 2 ईयर्स होता है, और इसमें मेनली क्या होता है कि जो बच्चे हैं तो डिफरेंट स्कीमा को अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस मतलब इमीडिएट वर्ड यानी कि उस प्रेजेंट सिचुएशन में जहाँ रह रहे हैं उसको डील करने के लिए जो वो डिफरेंट जो है रिफ्लेक्सेस का वो यूज़ करते हैं। तो इनकी जो ये पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, इसके अंदर भी जो है 6 स्टेजेस हैं। ठीक है, पहला है स्टेज फर्स्ट है जो कि बर्थ से लेकर के 1 महीने तक का होता है। तो इसमें क्या होता है, यूज ऑफ रिफ्लेक्सेस, जो बच्चों के रिफ्लेक्स होते हैं, ठीक है, वो यूज करते हैं वो स्पेशली, जैसे कि सकिंग रिफ्लेक्स होता है, जैसे ही माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जैसे उसका जो है माउथ जो है वो टच होता है, लिप्स उसके टच होते हैं, वो तुरंत ही सक करने लगता है, तो ये सकिंग रिफ्लेक्स होता है। फिर आता है स्टेज सेकंड जो कि 1 से लेकर 4 महीने तक का होता है। इसमें प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन होते हैं। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन का मतलब है कि इसमें जो बच्चा होता है अपनी ही बॉडी पार्ट्स को जो है कोऑर्डिनेट करता है, उनमें सामंजस्य बैठाता है और जो है वो काम करता है। जैसे कि वो फिंगर्स को अपने मुंह में डाल लेता है, तो जैसे ही एक्सीडेंटली वो डालता है फिर बार बार वो उसी को रिपीट करता रहता है। फिर स्टेज थर्ड आता है जो कि 4 से लेकर के 10 महीने तक का होता है। इसको सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस आते हैं। इसमें मतलब इसमें क्या करता है कि बच्चा जो है अपने बॉडी पार्ट के अलावा जो कि बाहर की चीजें हैं तो उसमें इंटरेस्ट उसका आने लगता है, वो नई चीजें डिस्कवर करता है। जैसे कि जिस पालने में बच्चा बैठा हुआ है, झूले में बैठा हुआ है, उसमें अगर किसी भी खिलौने को बांध दिया जाता है तो वो उसको जो है जब भी अपने हाथ से या पैर से उसको जो है हिट करता है, मारता है, तो क्या होता है वो जो है मूव करने लगता है। तो इससे क्या होता है बच्चा वो ही जो है एक्शन वो बार बार करता है। अब जो वो टॉय है, ठीक है, तो उसके बॉडी पार्ट से अलग है, तो इसलिए ये सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में आ गया। अब इसी को बार बार रिपीट करेगा, इससे उसको खुशी भी मिलती है। फिर आता है स्टेज फोर्थ आता है जो कि 10 से 12 महीने तक का होता है, और इसमें जो है जो सेकेंडरी स्कीमा है उनको जो है कोऑर्डिनेट किया जाता है, उनमें सामंजस्य बैठाया जाता है। अब जो है स्टेज थर्ड था उसमें क्या था कि वो सिर्फ क्या कर रहा था, जो टॉय था उसको किक कर रहा था जिससे कि वो मूव होने लगता था। ठीक है, अब स्टेज ये फोर्थ में क्या करेगा वो, इसमें 2 अलग अलग जो है स्कीमा यानी कि 2 अलग अलग एक्शन वो करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, की भी वस्तु या खिलौना मान लो, उसको वो पकड़ना चाह रहा है, लेकिन उसके बीच में, उसके और खिलौने के बीच में उसकी मदर या फादर कोई भी हैं, उन बैठे हुए हैं, उनका हाथ है उन दोनों के बीच में, तो वो ये सोचेगा कि वो उस हाथ को हिट करके हटा दे, ठीक है, और उस खिलौनों को पकड़ ले। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हिटिंग मतलब उसको हिट करना या स्ट्राइक करना, और दूसरा ग्रैबिंग यानी कि पकड़ना। तो 2 जो है अलग अलग एक्शन इसमें आ रहे हैं जिसको कि वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसमें सामंजस्य बैठा रहा है। फिर स्टेज फिफ्थ आता है जो कि 12 से 18 महीने तक का होता है। इसमें टर्सरी सर्कुलर रिएक्शंस आ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा डिफरेंट एक्शन करता है और उससे डिफरेंट रिजल्ट को प्राप्त करता है। ठीक है, अब जैसे क्या करते हैं, अगर वो बाथ टब में बैठा हुआ है, ठीक है, उसको नहलाया जा रहा है, तो जो टोटी लगी हुई है उससे जो पानी गिर रहा है तो उसके पास वो कभी अपने हाथ को उसके बिल्कुल पास लेकर जाएगा, कभी दूर से लेकर जाएगा, मतलब अपने हाथ की पोजीशन को वो चेंज करता रहता है और देखता है कि जो पानी बाहर की तरफ फैल रहा है वो कैसे फैल रहा है। जब वो एकदम पास में लेकर जाता है तब किस तरीके से पानी फैल रहा है, जब दूर लेकर के जाता है हाथ तब किस तरीके से पानी फैल रहा है। तो अलग अलग तरीके से वो जो एक्शन करता है और अलग अलग रिजल्ट को प्राप्त करता है। फिर आता है स्टेज 6 आता है जो कि 18 महीने से 2 साल तक का होता है। इसमें क्या होता है, ये बिगनिंग ऑफ थॉट्स होते हैं, मींस इसमें जो है बच्चा अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देता है, वो सोचने लगता है। अब इस स्टेज में इसको कहते हैं, इसमें वो ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, यानी कि वस्तु अस्थायित्व आ जाता है। वस्तु अस्थायित्व का मतलब है कि अगर कोई बच्चा जैसे कोई भी चीज को रिकॉग्नाइज पहचान जाता है, ठीक है, तो जब भी उस चीज का नाम आता है तो उसके दिमाग में एक पिक्चर बन जाता है और वो उस चीज को जो है, मतलब अगर वो चीज वहां पर नहीं है तब भी वो उसी चीज को सोचता है, उसके बारे में कल्पना करता है। जैसे कि अगर डॉग है, डॉग का वो रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये कुत्ता है और वो इस तरीके से भौंकता है, तो जब भी कभी अगर उसका नाम लिया जाएगा तो उसके दिमाग में ये चीज आ जाएगा कि डॉग, और वो जो भौंकता है तो वो वहां पर नहीं है तब भी उसके दिमाग में वो चीजें रहेंगी। इसलिए बच्चे को जैसे ही आप बोलते हो, छोटा बच्चा है,
डॉग बोल दिया जिस चीज़ से वो डर रहा है, अगर वहाँ पर वो है भी नहीं तभी जैसे आप बोलते हो वो डरने लगता है। ठीक है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु अस्थायित्व। दूसरा है, अब सेंसरी मोटर के बाद में आ जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, जो कि है तैयारी का चरण। इसमें सेंट्रेशन है। अब इसमें क्या होता है, जो है वो सिंबॉलिक प्ले में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सिंबॉलिक प्ले का मतलब है कि जैसे कि कोई लकड़ी का टुकड़ा है उसको कार समझ लेता है, कोई भी गोल चीज है उसको वो व्हील मतलब पहिया समझ लेता है, और कोई भी चीज है चॉकलेट के जैसी उसको चॉकलेट समझ लेता है। तो इस तरीके से उसके अंदर सिंबॉलिक मतलब सिंबल्स का जो है वो यूज करने लगता है। अब इसमें जो बच्चे की थिंकिंग है वो जो है अनसिस्टमैटिक होती है और इलॉजिकल होती है, मतलब कोई भी उसका लॉजिक नहीं होता है इस टाइम पीरियड में। और इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स आ जाते हैं, यानी कि जो है संख्याओं का वो संरक्षण करता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। एक मिनट, सॉरी, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, जो संख्याओं का कंजर्वेशन, ठीक है, ये तो थर्ड स्टेज में है, सेकेंड स्टेज में है, यानी प्री ऑपरेशनल में सेंट्रेशन आता है। ठीक है, क्योंकि उसमें ये एक टाइम पर मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसके बस एक ही एस्पेक्ट पर, एक ही डायमेंशन पर वो सोच पाता है, मतलब एक ही चीज पर वो सेंटर कर पाता है। और इसमें जो बच्चे की थिंकिंग होती है वो ईगोसेंट्रिक होती है। ठीक है, मीन्स कि वो जो है एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाता है, दूसरे को नहीं समझ पाता है, एक टाइम पर एक ही चीज समझ पाता है। इसी को सेंट्रेशन बोलते हैं, मतलब एक पर ही वो केंद्रित रहता है। फिर ठोस ऑपरेशन का मतलब है कंक्रीट ऑपरेशनल। इसमें क्या होता है, अब बच्चा उसमें रिवर्सिबिलिटी आती है, मतलब जो उसकी थिंकिंग होती है वो सेंट्रेशन उसमें नहीं रह जाता है, उसमें क्या होता है कि रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, मतलब किसी भी चीज को वो अपोजिट भी दूसरे तरीके से भी सोच सकता है। और इसमें वो क्लासिफिकेशन वो कैटेगराइज करने लगता है, सीरिएशन आ जाता है, मतलब एक सीरीज में किसी भी चीज को लगाने लगता है। बट इसमें एक चीज की कमी होती है कि उसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग अभी उसमें कमी होती है, मतलब एक चीज किसी भी एक प्रॉब्लम पर उसका जो है पॉजिटिव अगर वो सोच रहा है तो उसको निगेटिव नहीं सोच पाता है, मतलब एक ही उसके एस्पेक्ट को सोच पाता है इसमें। फिर है कि स्टेज फोर्थ है जो कि फॉर्मल, इसमें संख्याओं का संरक्षण है। और फिर औपचारिक प्रचालन का मतलब है फॉर्मल ऑपरेशन जो होता है उसमें 11 साल से लेकर के एडल्टहुड तक का आता है। अब इसमें बच्चे के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की क्षमता आ जाती है, मतलब कि अब वो जो है किसी भी एक पहलू के डिफरेंट डायमेंशंस को डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में सोच सकता है कि उससे कोई भी चीज है उसका पॉजिटिव क्या है और उसका निगेटिव क्या है, दोनों सोच सकता है। अब इसमें जो उसकी थिंकिंग में मतलब वो ये पॉसिबिलिटी आ जाती है कि वो किसी भी सिचुएशन को जो वो हैंडल कर सकता है। अब वो इसमें वो साइंटिस्ट की तरह एक सोचने लगता है, मतलब किसी भी चीज को वो टेस्ट करता है तब फिर जो है वो उस पर वो बिलीव करता है और ऑब्जर्व करने लगता है, तो एक साइंटिस्ट की तरह वो उसकी थिंकिंग हो जाती है। सो इसमें हो गया परीक्षण परिकल्पना। ओके, ये हो गई 4 स्टेजेस पियाजे की। अब इसमें है रंजक दिए गए हैं, उनकी विशेषताएं दी गई हैं। ठीक है, डिस्पर्स रंजक में आंसर देख लेते हैं, पहले थर्ड है। डिस्पर्स रंजक में फिफ्थ केवल पानी में थोड़ा घुलनशील व अधिकांश थर्मोप्लास्टिक फाइबर में फैलना। ठीक है, पानी में कम घुलनशील होता है, मतलब थोड़ा घुलनशील होता है, लेकिन थर्मोप्लास्टिक फाइबर में ये मतलब फैल जाता है अधिक। और डायरेक्ट जो रंजक होता है वो सेलुलोज और प्रोटीन पर ही इनका यूज किया जाता है और ये पानी में घुलनशील होता है। और जो एजोइक रंजक होता है ये रासायनिक प्रतिक्रिया से रंजक के कपड़े, मतलब मैं ये कपड़े में ही, मतलब जब प्रोसेसिंग होती है टेक्सटाइल मतलब कपड़े में ही ये विकसित हो जाता है केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा। और मेटलाइज्ड रंजक जो होता है वो एसिड रंजक पर लागू होता है। फिर है 87 क्वेश्चन। अब इसमें जो है कुछ टर्म दिए गए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, ट्वाइस दे जॉय, आंसर इसका सेकंड है, ट्वाइस दे जॉय।
फैब्रिक विद डेलिकेट प्रिंटेड डिजाइन, टेपेस्ट्री। थर्ड है पैटर्न विवन कलर्ड फिलिंग यार्न्स, टापा। फोर्थ है अनान विवन क्लॉथ और वैफल क्लॉथ। पहला है फैब्रिक विद हनीकॉम्ब वीव। ठीक, आपको अभी मैं हिंदी वाले पार्ट में इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें इक्विपमेंट्स दिए गए हैं और उनका पर्पस दिया गया है, किस चीज़ के लिए, टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आंसर इसका है पहला, ग्रे स्केल किस लिए है, स्टेनिंग टेस्ट एंड चेंज इन कलर। जेनॉन आर्क, ये लाइट फास्टनेस के लिए है। क्रोकोमीटर, ये है रफ फास्टनेस। और शार्प पॉइंट टेस्टर, ये है सेफ्टी इन क्लॉथिंग। ओके, हिंदी में देख लेते हैं। टॉयज द जॉय, आंसर इसका सेकंड है, टॉयज द जॉय। इसमें है नाजुक छपाई डिजाइन के साथ कपड़े होते हैं। टेपेस्ट्री में रंगीन बाने धागों से बुना पैटर्न होता है और तापा में बिना बुना कपड़ा होता है और वफल क्लॉथ में हनीकॉम्ब बुनाई से बना कपड़ा होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये होता क्या है, बता देते हैं आपको। ये टॉयल दे जो है, एक मिनट, आपको मैं ये फिगर भी जो है पिक्चर भी दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट हैं टॉयल द जॉय और टेपेस्ट्री, ये है क्या। ठीक है, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ये आप देख सकते हो टॉयल द जॉय। ठीक है, इसमें जो फैब्रिक होते हैं, उसमें जो डिज़ाइन होती है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, अब जो टॉयल द जॉय है ये फ्रेंच टर्म है। ठीक है, इसको जो है जॉय प्रिंट भी कहा जाता है और ये जो कॉटन और लिनन फैब्रिक पर जो है ये प्रिंट किया जाता है, जो इसमें डिज़ाइंस होती हैं। और ये फैब्रिक इसमें कॉटन और लिनन यूज़ किया जाता है और इसमें जो डिज़ाइंस होती हैं मेनली लैंडस्केप या फिर फिगर्स होते हैं। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो, इसको मैं जूम कर देती हूँ, आप देख सकते हो कि इस तरीके से प्रिंट होता है। ठीक है, प्रिंटेड डिज़ाइन होती है। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो मोस्टली वाइट ही होता है और इसमें जो कलर का यूज़ किया जाता है वो मल्टी कलर नहीं होता है। जैसे कि अब यहाँ पर ब्लू यूज़ किया गया तो सिर्फ ब्लू ही रहेगा, वाइट बैकग्राउंड है, ब्लू कलर है। इसे भी आप देख रहे हो, वाइट बैकग्राउंड है, पर्पल है, यहाँ पर पिंक है। तो इस तरीके से एक ही कलर का यूज़ किया जाता है, जो बैकग्राउंड होता है वो लाइट कलर का होता है। ठीक है, फिर आता है आपका टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री क्या होता है, ये भी एक फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल आर्ट का, और ये ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है और मेनली ये लूम पर जो है हाथों के द्वारा यूज़ किया जाता है, तैयार किया जाता है। और इसमें जो होता है ये वेफ्ट फेस्ड वीविंग होती है। ठीक है, मीन्स कि इसमें जो भी वार्प थ्रेड होते हैं, ठीक है, वो जो है छुपे हुए होते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। बस केवल जो वेफ्ट जो थ्रेड होता है वही फ्रंट पर दिखाई पड़ता है, वार्प थ्रेड दिखाई नहीं पड़ता है, केवल वेफ्ट थ्रेड ही दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हो ये इस तरीके से दिखाई पड़ता है टेपेस्ट्री। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर, तापा। ठीक है, अब जो तापा है इसको बार्क क्लॉथ भी बोलते हैं और ये वुवन नहीं होता, बिना बुना हुआ कपड़ा होता है और ये मेनली किससे बनता है, बार्क से, यानी कि जो पेड़ के बार्क होती है, जो छाल होती है, उससे बनता है। और मेनली किस पेड़ का यूज़ किया जाता है इसमें, मलबरी या फिर फिग का, इनसे जो है ये बनता है। अब इसमें जो छाल होती है उसको सॉफ्ट किया जाता है, उसको सोक करके यानी कि भिगो करके या फिर उसको पीट करके जो है उनको सॉफ्ट किया जाता है। और इसमें जो डिज़ाइन होती है वो पेंट के द्वारा बनाई जाती है और या तो फिर जो वेजिटेबल डाइज होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। और जो इसमें मतलब कलर यूज़ किया जाता है वो लाइट ब्राउन, रेड या फिर ब्लैक का, मोस्टली इन्हीं कलर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि इसमें डाई का यूज़ किया जा रहा है और पेंट का यूज़ किया जा रहा है और मेनली देख रहे हो आप लाइट ब्राउन है, ब्लैक है, ठीक है, और रेड।
इनका जो है यूज किया जाता है। तो ये है तापा। फिर आपका आता है ये वैफल क्लॉथ है, ठीक है। अब जो वैफल फैब्रिक होता है, इसमें जो है इसको हनी कॉम फैब्रिक भी बोलते हैं। इसमें जो डिजाइन होती है वो हनी कॉम पैटर्न होता है, और ये भी कॉटन या फिर माइक्रोफाइबर से बनते हैं। और इसमें जो ये इस तरीके से इनकी बुनाई की जाती है जिससे कि ये जो है बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें, मतलब जैसे पानी वगैरह है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत ईजिली। आपको देखकर ही लग रहा होगा फिगर में कि जैसे अक्सर इसकी टॉवल आती हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और ये मेनली जो है इंडस्ट्री में इनका यूज किया जाता है, सरफेस को जो है साफ उसकी सफाई करने के लिए इनका यूज किया जाता है। और इसमें जो है ये एब्जॉर्ब तो करते ही हैं, साथ साथ में इनमें जो एयर फ्लो होता है वो भी जो है बहुत अच्छा होता है और बहुत जल्दी होता है, और जिससे कि ये जल्दी सूख भी जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हो पिक्चर में, ये इस तरीके से होते हैं, ये वैफल क्लॉथ होते हैं, ठीक है। तो फिगर समझ में आ गया होगा कि वैफल क्लॉथ क्या है, तापा क्या है, टेपेस्ट्री क्या है, ठीक है, और टॉयल दे जॉय क्या है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब इसमें है, इसका आंसर है पहला, ठीक है। तो ग्रे स्केल किस लिए होता है? धब्बे का परीक्षण या फिर रंग में बदलाव के लिए होता है। जेनॉन आर्क जो होता है वो रोशनी स्थिरता के लिए होता है। क्रोकोमीटर होता है रगड़ स्थिरता, और तेज बिंदु परीक्षक ये होता है कपड़ों में सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये है ग्रे स्केल, ठीक है। अब जो है ग्रे स्केल किस लिए यूज किया जाता है? कलर के लिए और स्टेनिंग के लिए यूज किया जाता है। और इसके लिए आप देख सकते हो कि मतलब कलर चेंज और स्टेनिंग के लिए ग्रे स्केल का यूज किया जा रहा है, और इसके लिए क्रोमैटिक स्केल का भी यूज किया जाता है, और ब्लू वूल स्टैंडर्ड का भी यूज किया जाता है जो कि लाइट फास्टनेस के लिए होता है, जो कि इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ठीक है। अब देखो ग्रे स्केल दो है इसमें, कलर चेंज के लिए और कलर स्टेनिंग के लिए। इसमें रेटिंग जो होती है वो 1 से 5 तक की होती है। 1 का मतलब है पुअर और 5 का मतलब है एक्सीलेंट, ठीक है। तो इस तरीके से उनको डिवाइड किया गया, रेटिंग की जाती है। अब इसमें देख सकते हो किस तरीके से कलर को जो है एसेस किया जाता है। ये ओरिजिनल फैब्रिक कलर है, ठीक है, और ये है फैब्रिक कलर जब इसका कलर फास्टनेस का चेक किया जाए पर्सपिरेशन के थ्रू, यानी कि स्वेटिंग वगैरह जो पसीने की वजह से जो फैब्रिक का कलर चेंज होता है, तो ये उस टाइम पर है, ठीक है। आफ्टर पर्सपिरेशन टेस्ट के बाद ऐसा कलर होता है, और ये ओरिजिनल फैब्रिक का कलर है जो कि किससे मैच कर रहा है? ये 4th नंबर से, ठीक है। अभी मैं इसको दिखाऊंगी। अब इसमें आप देख सकते हो 1 से लेकर के 5 तक की रेटिंग है, और इसको जो है हाफ रेटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 ये भी मेजरमेंट किया जाता है, तो इसलिए इसको हाफ पॉइंट स्केल भी बोलते हैं। 1 का मतलब है कि जो कलर डिफरेंस है वो बहुत अधिक है। 1 का मतलब जब कलर में ज़्यादा डिफरेंस होता है तो उसको 1 रेटिंग दी जाती है, और 5 रेटिंग तब दी जाती है जब कोई भी कलर में डिफरेंस नहीं आता है टेस्टिंग के बाद, ठीक है। ये देख सकते हो आप 1 से लेकर के ये 5 तक का है। 1/2 यानी 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और 5, ठीक है। तो 1 to 8 मतलब 8 रेटिंग होती है, ठीक है। अब स्टेनिंग के लिए इसमें भी जो है 9 पेयर्स ऑफ व्हाइट एंड ग्रे होते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो जो स्टेनिंग के लिए होता है इसमें जो ये पेयर्स होते हैं, ठीक है, स्केल के, इसमें व्हाइट और ग्रे कलर चिप्स होते हैं, देख सकते हो ये व्हाइट और ये ग्रे है, व्हाइट ग्रे, ठीक है। लेकिन जो कलरिंग के लिए होता है इसमें दोनों ही ग्रे होते हैं, ठीक है। जो बोथ कलर चिप्स होती हैं, दोनों ही कलर चिप्स वो ग्रे होती हैं, बस दोनों में लाइट और डार्क का डिफरेंस होता है। और इसमें व्हाइट और ग्रे होता है, आप देख हाफ स्टेप रेटिंग इसमें भी होती है, इसमें भी 2.5, 3.5, 4.5 का यूज किया जाता है। इसमें भी जो 5 इंडिकेट्स करता है कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 2 व्हाइट चिप्स होती हैं ये 5 में, ये देख लो दोनों ही व्हाइट हैं, तो इसका मतलब है कोई डिफरेंस नहीं है कलर में। और 1 का मतलब है कि बहुत अधिक डिफरेंस है, ये देख लो 1 में व्हाइट और ग्रे दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है।
अब जिसमें जो रेटिंग होती है वो बेस्ड ऑन द कलर डिफरेंस ऑफ द ग्रेजुअली इंक्रीज डार्कनेस ग्रे चिप एंड व्हाइट, मतलब जैसे जैसे जो व्हाइट चिप है और ग्रे चिप है इनकी डार्कनेस जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ती जाती है वैसे वैसे कलर डिफरेंस होता जाता है और उसी बेसिस पर रेटिंग की जाती है। अब इनका आप देख सकते हो कलर स्टेनिंग के लिए कैसे चेक किया जाता है। इसमें मल्टीफाइबर टेस्ट किया जाता है। ये ओरिजिनल कलर है, ठीक है, और ये जो है आफ्टर टेस्टिंग के बाद ये कलर है। अब ये किससे मैच कर रहा है, ये 1/2 यानी कि 1.5 से। ये वाइट ये देखो इस कलर का है और ये इस कलर से, तो इस तरीके से इसको मैच कराकर टेस्ट किया जाता है। देख सकते हो, ठीक है, 1 to 5 है, वाइट और ग्रे चिप्स होती हैं इसमें। और ये मल्टीफाइबर का इसमें यूज़ किया जाता है। इसमें मेनली एस्टेट, कॉटन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, वूल, इन सभी मल्टीफाइबर फैब्रिक स्ट्रिप का यूज किया जाता है इसकी टेस्टिंग के लिए। इसमें जो 1 to 5 रेटिंग होती है उसमें क्या था, उसमें कलर डिफरेंस जो है टेस्ट किया जाता था और इसमें कलर ट्रांसफर टेस्ट किया जाता है। एक का मतलब है जो कलर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, टू स्टेप 1 ऑन द ग्रे स्केल फॉर स्टेनिंग, ठीक है। एक में सबसे ज़्यादा कलर ट्रांसफर होता है, मतलब सबसे अधिक, और 5th में नो कलर ट्रांसफर, मतलब कि बिल्कुल कम होता है या फिर बिल्कुल भी नहीं होता है। 5 रेटिंग का मतलब है कि कलर ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं हुआ है और एक का मतलब है कि सबसे ज़्यादा कलर ट्रांसफर हुआ है। स्टेनिंग का मतलब यही होता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या एक फैब्रिक से दूसरे फैब्रिक में जो कलर ट्रांसफर हो जाता है तो उसी को स्टेनिंग बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है, एक मिनट, फिर जेनॉन आर्क है। जेनॉन आर्क में क्या है, रोशनी स्थिरता, तो इसको दिखा देते हैं। ये जेनॉन आर्क मशीन है, ठीक है, देख रहे हो, इस तरीके से जो है ये जो है सैंपल्स रखे जाते हैं और इनको टेस्ट किया जाता है। ये सैंपल है, एक कार्ड पे लगाया गया, फिर इनको जो है इन मशीन में लगाया जाता है और इनको जो है इस तरीके से अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको चेक किया जाता है। ये जेनॉन आर्क है जो कि लाइट के लिए होता है। फिर क्रोकोमीटर है। क्रोकोमीटर किस लिए होता है, धब्बे का परीक्षण और रंग में बदलाव के लिए होता है। सॉरी, क्रोकोमीटर होता है रगड़ स्थिरता के लिए होता है, रबिंग को चेक करने के लिए होता है। तो ये है फिगर में आप देख सकते हो, ये है क्रोकोमीटर, ठीक है, इस तरीके से होता है क्रोकोमीटर। रबिंग का मतलब फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, तो उनको टेस्ट किया जाता है कि रगड़ने पर जो है कितनी जो है फैब्रिक में क्या चेंज आ रहा है, उसी को टेस्ट किया जाता है। इट इज मेजर बाय द एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्रोकोमीटर की तरह इसको चेक किया जाता है। अब इसमें जो हम रोज जो है जो कपड़े यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसमें रबिंग मतलब उसको जब हम धुलते हैं तो उसको रगड़ते जरूर हैं, रगड़ कर ही इसको दिया जाता है। तो अलग अलग तरीके से रबिंग होती है जिससे कि जो कलर होता है फैब्रिक का वो हल्का हो जाता है, तो उसी को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, क्रोकोमीटर का। फिर आता है शार्प पॉइंट टेस्टर। एक मिनट, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इन सब के बारे में, ठीक है। जो जेनॉन आर्क होता है ये मतलब इनसे क्या होता है, जैसे कि लाइट की वजह से जो कलर चेंज हो रहा है, मतलब कि मेनली तो सनलाइट होती है, सनलाइट में हम जाते हैं तो कलर जो उस पर हमारे कपड़े पर कलर वो सनलाइट पड़े तो उससे जो है कलर जो चेंज आ रहा है तो वो टेस्ट करने के लिए होता है। लेकिन अब जो या इसमें होता है जेनॉन आर्क में क्या होता है, इसमें क्या होता है आर्टिफिशियल लाइट होती है जो कि जेनॉन आर्क लैंप होता है इस मशीन में, उसके द्वारा आर्टिफिशियल लाइट को जनरेट किया जाता है, ठीक है। जिसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 2000 घंटे होता है, मतलब 2000 घंटे तक जो है ये आर्टिफिशियल लाइट को जनरेट कर सकता है। और इसमें क्या होता है जो एसेस किया जाता है, जो असेसमेंट होता है, ठीक है, वो इसमें स्टैंडर्ड ब्लू वूल फैब्रिक का यूज़ किया जाता है और उसी के थ्रू जो है इसका असेसमेंट किया जाता है। और इसमें जो रेंज होता है इसमें भी 1 से लेकर के 8 तक का रेंज होता है। 8 अगर मिल रहा है तो 8 रेटिंग का मतलब है कि गुड है, मतलब कि कलर में चेंज नहीं हुआ है, और 1 का मतलब है कि बहुत ही बुरा, यानी कि जो उसमें बहुत अधिक कलर चेंज हो रहा है। तो इसमें मेनली लाइट का इफेक्ट देखा जाता है कपड़े पर। और जो क्रोकोमीटर है वो जो है उसमें
जो फ्रिक्शन है यानी कि जो रगड़ है वो भी आर्टिफिशियल उसको प्रोड्यूस किया जाता है, क्रिएट किया जाता है इस मशीन में। और इसमें जो है ये ड्राई और वेट दोनों ही कंडीशन में ये चीज की जाती है। और इसमें जो सैंपल होता है उसको रब किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जो इसमें जो चेंज आ रहा है, ठीक है, वो कलर में क्या चेंज हो रहा है उसी को जो है ग्रे स्केल से जो है उसको टेस्ट किया जाता है, ग्रे स्केल के द्वारा उसकी रेटिंग की जाती है। और शार्प पॉइंट टेस्टर है, शार्प पॉइंट टेस्टर आप देख रहे हो फिगर में, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। ये टेस्ट स्लॉट है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको इसी मशीन के द्वारा जो है चेक किया जाए। शार्प पॉइंट का मतलब जो शार्पनेस होती है किसी चीज की, तो उसको चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तेज बिंदु परीक्षण, कपड़ों में सुरक्षा। अब आते हैं 89 क्वेश्चन पर। आंसर इसका थर्ड है, ठीक है। अ डिवाइस फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू सम मशीन, इसका आंसर है कंट्रोल कहते हैं उसको। मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डेसिबल में मेजर करते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन मोशन एंड इट्स फिजिकल एस्पेक्ट, इसको बायोमैकेनिक्स मेजर किया जाता है। और मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ये हर्ट्स में इसको जो है मेजर करते हैं। और टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, उसको डिस्प्ले कहते हैं। फिर है 90 क्वेश्चन। आंसर इसका पहला है, प्रपोर्शन ग्रीक ऑब्लॉन्ग को रिफर करता है, बट ये फर्नीचर जॉइंट के लिए होता है। और ग्लेयर इल्यूमिनेशन, वॉल्व ये है कलर डायमेंशन के लिए। और पैटर्न ये सरफेस ऑर्नामेंटेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें थर्ड आंसर है, कुछ मशीनों को सूचना संप्रेषित करने के लिए एक उपकरण होता है, उसको कहते हैं कंट्रोल। मतलब जब हम मशीनों के द्वारा के इंफॉर्मेशन को, ठीक है, वो कम्युनिकेट करते हैं, उसके लिए जो उपकरण का यूज किया जाता है तो वो उसको कंट्रोल बोलते हैं। और ध्वनि की तीव्रता का मापन करते हैं, वो डेसिबल में किया जाता है तीव्रता मापने के लिए। और मानव गति और इसके शारीरिक पहलुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है, बायोमैकेनिक्स में। मानव गति और जो शारीरिक पहलुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। और ध्वनि की आवृत्ति का मापन किया जाता है, वो हर्ट्ज में किया जाता है, ये यूनिट है, हर्ट्ज डेसिबल ये यूनिट है, जिसमें ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में हम मापते हैं और तीव्रता को डेसिबल में। एक प्रणाली की दशा के बारे में सूचना प्रस्तुत करने की एक तकनीक वो डिस्प्ले कहलाती है। मतलब डिस्प्ले के द्वारा ही हम किसी भी प्रणाली के उसके सिचुएशन को जो है हम प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर है अनुपात। अनुपात मतलब ये रिलेटेड है ग्रीक ऑब्लॉन्ग से, इसको गोल्डन ऑब्लॉन्ग भी बोलते हैं, ठीक है। और ये मेनली प्रोपोर्शन के लिए इस टर्म को यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ गुड प्रोपोर्शन। ग्रीक ऑब्लॉन्ग का मतलब होता है जो एक स्टैंड, मतलब जो प्रोपोर्शन का एक, अगर जब कोई भी कपड़ा अच्छे प्रोपोर्शन में हो तो कोई भी प्रोपोर्शन उसका अच्छा होता है तो वो गोल्डन ऑब्लॉन्ग जो है बोला जाता है। और इसको जो है मतलब कोई भी स्पेस है उसको हमको डिवाइड करना है तो उसको डिवाइड करने के लिए इनका यूज किया जा सकता है। और इसमें जो रेशियो लिया जाता है जो कि एक अच्छा रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो माना जाता है, वो होता है 2:3 या फिर 3:5 या 5:7:11, ठीक है। अब चाहे वो घर के उसमें है या फिर किसी भी चीज में आपको कोई भी मैनेजमेंट आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो आपको प्रोपोर्शन लेना होता है उसका जो रेशियो होता है, तो अगर आप ये जो रेशियो अभी 2:3 3:5 अगर आप ये लेते हो तो उसको जो है ग्रीक ऑब्लॉन्ग प्रोपोर्शन बोलते हैं, क्योंकि एक ये स्टैंडर्ड है ये जो कि अच्छा प्रोपोर्शन होता है। फिर आता है बट जो कि रिलेटेड है फर्नीचर जोड़ या फिर संधि से, जिसमें आप देख सकते हो ये होता है ये जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जब दो पीस को
ये लकड़ियां आप देख सकते हो, लकड़ी के 2 पीस हैं, उनको जब जो है एक दूसरे से जोड़ा जाता है ग्लू के द्वारा तो उसको बट जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो एंड ग्रेन से साइड ग्रेन को जोड़ा जाता है वो अधिक स्ट्रांग नहीं होता है। अब इसमें 3 तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। एक तो एज टू एज, नहीं जो किनारे है, एक किनारा दूसरा किनारा, इसको जोड़ दिया हमने। अब एक का जो एंड पार्ट है, ठीक है, और एक का जो साइड पार्ट है उसे जोड़ दिया, ये एंड टू एज बोला जाता है। और ये जो है बहुत अधिक स्ट्रांग नहीं होता है। और एज टू फेस यानी कि इसका किनारा और इसका फ्रंट जोड़ दिया गया तो उसको एज टू फेस। तो इस तरीके से बट जॉइंट्स जो है ये जोड़े जाते हैं। और भी कई तरह के जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि रैबिट जॉइंट, फिगर में आप देख सकते हो कि इस तरीके से होता है। टोंग एंड डैडो जॉइंट, बट जॉइंट तो आप बता ही चुके हैं हम। लैप जॉइंट इस तरीके से होता है, मीटर जॉइंट इस तरीके से होता है, और डबटेल जॉइंट। तो ये आप देख सकते हो कि बट जॉइंट पूछा हो सकता है नेक्स्ट टाइम डबटेल जॉइंट पूछ ले या फिर कोई और जॉइंट पूछ ले। तो ये फिगर के द्वारा आप जो है पिक्चर के माध्यम से आप ज़्यादा समझ जाओगे कि जॉइंट्स ये किस किस तरीके से होते हैं, कैसे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, फिर है चमक। चमक का मतलब है प्रदीपन से चमक रिलेटेड है। और वॉलपेपर कपाट का मतलब है रंग बिमा। और पैटर्न का मतलब सतही अलंकरण। पैटर्न का मतलब है कि जब मतलब कोई भी किसी भी सरफेस पर जो डिजाइन उकेरी जाती है, ठीक है, तो उसको सतही अलंकरण बोलते हैं। मतलब कि जो कोई पैटर्न तैयार किया था, कोई डिजाइन तैयार की जाती है तो वो सतही अलंकरण होता है, उसको डेकोरेट करते हैं हम डिजाइन के द्वारा, वो पैटर्न कहलाता है। फिर है CERC, आंसर इसका सेकंड है। CERC नेशनल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है। और GNP का मतलब है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। और CI का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ऑम्बुड्समैन का मतलब है अल्टरनेटिव एजेंसी फॉर कंज्यूमर रिड्रेसल। और डिस्ट्रिक्ट फोरम का मतलब है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इससे रिलेटेड होता है। फिर 92 क्वेश्चन है, आंसर इसका है सेकंड। अथॉरिटेरियन का मतलब है मीडिया आर कंट्रोल, मतलब इसमें आप देख सकते हो ये मास कम्युनिकेशन थियरीज दी गई हैं और ये जो है उनसे रिलेटेड फिलॉसफी दी गई है। लिबर्टेरियन का मतलब है मीडिया आर फ्री। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है सेकेंड, मीडिया आर फ्री बट रिस्पॉन्सिबल। और सोवियत कम्युनिस्ट, इसका मतलब मीडिया आर एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। और डेवलपमेंट मीडिया का मतलब है मीडिया टू असिस्ट इन ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। CERC, ठीक है, ये रिलेटेड है राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन से। और GNP अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह। CI उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ओम्बुड्समैन ये है उपभोक्ता निवारण हेतु वैकल्पिक एजेंसी। और जिला फोरम ये है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि CERC का फुल फॉर्म है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ठीक है, जो कि 24 जुलाई 1998 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसकी जो चेयरपर्सन है वो PK पुजारी हैं, ठीक है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। तो एक मिनट, ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन से रिलेटेड है, ठीक है। मीन्स कि ये कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का रेगुलेशन है जो कि हमारे द्वारा यूज़ किया जा रहा है, कंज्यूमर के द्वारा जो यूज़ किया जा रहा है, तो हम कोई भी अगर कंप्लेन करना है तो इसके थ्रू हम कंप्लेन कर सकते हैं। ये कमीशन इसीलिए ये इसको देखता है। फिर है जो GNP जो कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह के लिए है, ठीक है। तो इसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसमें क्या मेजर किया जाता है, जो वैल्यू गुड्स और सर्विसेज हैं, ठीक है, जो हमारे कंट्री के सिटीजन मतलब जो हमारे देश के नागरिक हैं, चाहे वो अपने देश में ही
उसको प्रोड्यूस करें, उसका उत्पादन करें या फिर अब्रॉड में करें। ठीक है, तो जो भी वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू को मेज़र करने के लिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें मेन जो होता है कि वो कंट्री का सिटीजन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, अब वो चाहे कंट्री के अंदर करे या फिर कंट्री के बाहर करे। और जीडीपी जो है इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है तो वो देश के बॉर्डर के अंदर ही करना होता है, मतलब देश के अंदर ही करना होता है, आप देश के बाहर नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें देश का नागरिक होने की जरूरत नहीं है, देश का नागरिक भी हो सकता है या फिर देश का नागरिक नहीं भी हो सकता है, मतलब कोई देश के बाहर भी हो सकता है, लेकिन उसको देश के अंदर ही जो है जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा उसी वैल्यू को जो है मेज़र किया जाता है। तो जीएनपी और जीडीपी में यही डिफरेंस है कि जीएनपी में कंट्री का देश का नागरिक होना चाहिए, अब वो चाहे देश के अंदर में प्रोड्यूस करे या फिर देश के बाहर प्रोड्यूस करे, उसी की वैल्यू को मेज़र किया जाएगा। और जीडीपी में होता है कि वो देश का नागरिक भी हो सकता है और देश के बाहर का भी हो सकता है, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि देश के अंदर ही उसको प्रोडक्शन करना है और उसी की वैल्यू जो भी गुड्स सर्विसेज होंगी उसकी वैल्यू को मेज़र किया जाएगा। फिर CI का फुल फॉर्म है कंज्यूमर्स इंटरनेशनल। ठीक है, ये जो एक मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें कि जो कंज्यूमर ग्रुप्स हैं उनके लिए होता है, और ये पूरे वर्ल्ड में जो कंज्यूमर ग्रुप्स हैं उनके लिए ये होता है। ये 1 अप्रैल 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और इसकी जो प्रेसिडेंट हैं वो डॉक्टर मरिमुथु नडासन है। ठीक है, ओम्बुड्समैन इस हिंदी में इसको लोकपाल बोलते हैं और मेनली ये उपभोक्ता निवारण है तो वैकल्पिक एजेंसी है, इनके लिए इनका यूज़ किया था। और जिला फोरम यानी जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए इनका यूज़ किया जाता है। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो कंज्यूमर फोरम होते हैं जहाँ पर कि आप कोई भी कंप्लेन अगर चाहो तो कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब इसका आंसर है सेकेंड। सत्तावादी का मतलब है थर्ड, मीडिया नियंत्रित है। मतलब जो सत्तावादी हैं, अगर आपने देखा होगा जो लीडरशिप स्टाइल देखी होगी तो भी ऐसे ही होती है, या तो फिर आपको हमने जो बच्चों के लिए बताया था कि उसमें किस तरीके से जो पेरेंट्स होते हैं उनका, अगर आप उसे लिंक करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सत्तावादी में अथॉरिटेरियन का मतलब है जो कि जिसमें कि पूरी तरीके से उन्हीं का कंट्रोल होता है, और वो मतलब कि सत्तावादी मतलब है कि वो मीडिया को नियंत्रित अपने कंट्रोल में रखते हैं पूरी तरीके से। और स्वेच्छातंत्रवाद का मतलब है पहला जिसमें कि मीडिया स्वतंत्र होती है। ठीक है, इसमें इनका ये पूरी तरीके से छोड़ देते हैं कि वो उसमें वो फ्री हैं, वो जो चाहें वो कर सकते हैं, मीडिया इसमें स्वतंत्र होती है। और सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब है इसमें मीडिया स्वतंत्र तो होती है लेकिन जिम्मेदार होती है। जैसे कि हमने जो पेरेंटिंग स्टाइल उसमें बताया था कि उसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो स्वतंत्र तो होते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो डेमोक्रेटिक होता है। ठीक है, वैसे इसमें भी है सामाजिक उत्तरदायित्व, इसमें जो मीडिया होगी वो स्वतंत्र तो होगी लेकिन जिम्मेदार होगी। सोवियत कम्युनिस्ट, इनमें जो मीडिया होती है वो सरकार के एजेंट होते हैं। और डेवलपमेंट मीडिया में ये मीडिया को समाज के विकास में सहायता करनी है, इसमें जो मीडिया होती है वो समाज के विकास के लिए काम करती है। फिर है यहाँ पर नेम्स दिए गए हैं कुछ और उनके प्रोजेक्ट दिए गए हुए हैं, स्कीम कौन कौन से चलाया था उन्होंने। तो इसका आंसर फोर्थ है। एल्बर्ट मेयर ने क्या चलाया था, इटावा प्रोजेक्ट। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने श्री निकेतन प्रोजेक्ट। FL ब्रायन के द्वारा चलाया गया था गुड़गांव प्रोजेक्ट। और MK गांधी के द्वारा चलाया गया था सेवाग्राम प्रोजेक्ट। और स्पेंसर हैच के द्वारा चलाया गया था मार्थंडम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इनके द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया था, ये अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है। फिर है आंसर दिया है इसका 4। अब ये यहाँ पर ठीक है, ये एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस दिए गए, ये एलिमेंट्स हैं और इसमें दिया गया टाइप ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च। तो आपको इससे समझ सकते हो हु सेज में क्या है, फोर्थ मीन्स कंट्रोल रिसर्च, यानी कि हु सेज का मतलब है कि जो सेंडर होता है,
मतलब वो कौन कह रहा है, कौन जो है किसी भी मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसका मतलब है हु सेज, किसने कहा, उसी का कंट्रोल होता है, तो इसलिए कंट्रोल रिसर्च में आ जाएगा। सेज व्हाट, इसमें कंटेंट रिसर्च आ जाएगा, क्योंकि सेज व्हाट का मतलब है कि जो वो सेंडर है वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो जो भी कंटेंट होगा उसका, मैसेज से रिलेटेड जो भी उसके पास कंटेंट होगा उसी को वो कम्युनिकेट करेगा, तो ये कंटेंट रिसर्च आ जाएगा इसके अंदर। इन व्हाट चैनल, इन विच चैनल, ठीक है। तो इसमें मीडियम रिसर्च आ जाएगा, यानी कि अब जो सेंडर है, ठीक है, वो कंटेंट को, जो भी कंटेंट को वो कम्युनिकेट कर रहा है उसको किस चैनल के माध्यम से वो कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो माध्यम की जरूरत है तो वो मीडियम रिसर्च आ जाएगा। टू हुम मीन्स किसको कम्युनिकेट कर रहा है, उसके लिए ऑडियंस चाहिए, ठीक है। जो भी वो कंटेंट, जो भी मैसेज वो कम्युनिकेट कर रहा है वो जिसके लिए कर रहा है, जिसको कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो ऑडियंस रिसर्च में आ जाएगा। और विद व्हाट इफेक्ट, इसका मतलब है कि जो भी वो ऑडियंस को कम्युनिकेट कर रहा है जो भी मैसेज, तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर, उनके ऑडियंस के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, तो वो इफेक्ट रिसर्च में आ जाएगा, ठीक है। इसमें आंसर है 4। एल्बर्ट मेयर, इन्होंने इटावा परियोजना चलाया था, इस पर काम किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने श्री निकेतन परियोजना पर काम किया था। और एफ.एल. ब्रायन, इन्होंने गुड़गांव परियोजना पर काम किया था। और एम.के. गांधी ने सेवाग्राम परियोजना पर काम किया था। और स्पेंसर हैच ने, एक मिनट, सॉरी, एफ.एल. ब्रायन ने गुड़गांव परियोजना पर काम किया था और एम.के. गांधी ने सेवाग्राम पर और स्पेंसर हैच ने मार्थंडम प्रोजेक्ट पर काम किया था। तो ये जो जितने किसने कौन सा प्रोजेक्ट दिया हुआ है ये याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर है एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, और ये रिसर्च दी, कम्युनिकेशन रिसर्च दी गई है। तो इसका आंसर 4 है। कौन कहता है, मतलब कि सेंडर जो किसी भी मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसमें आ जाएगा नियंत्रण शोध, यानी कि उसी का कंट्रोल होगा पूरी तरीके से जो मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है, तो नियंत्रण शोध में आ जाए। और क्या कहता है, मतलब कि वो कंटेंट से रिलेटेड है, मतलब जिस मैसेज को कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो उसका कंटेंट क्या है, वो क्या क्या कंटेंट है उसके पास, जिससे जो चीज़ वो बोल रहा है, जिस मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है उसके कंटेंट होना चाहिए। तो ये विषय वस्तु शोध में आ जाएगा। और किस माध्यम में, यानी कि जो भी विषय वस्तु यूज कर रहा है मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए किसी माध्यम की जरूरत होगी, तो माध्यम शोध में आ जाएगा। और किसी का मतलब है कि जो भी वो मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए श्रोतागण होंगे, ऑडियंस होंगे जिनके लिए वो कर रहा है, तो किसे, यानी कि श्रोतागण शोध में आ जाए। और किस प्रभाव के साथ, यानी कि वो प्रभाव शोध में आ जाएगा, मतलब जो श्रोता उसको सुन रहे हैं उसके मैसेज को, ठीक है, उन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वो प्रभाव शोध में आ जाएगा। फिर 95 क्वेश्चन, इसमें है सेकंड आंसर, यानी टाइप 1 एरर, इसमें रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस, क्रस्कल वैलिस टेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, ठीक है, इसमें है डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। फिर है सेंटाइल रैंक, इसमें आ जाएगा परसेंट ऑफ केसेस फॉलिंग बिलो अ गिवन स्कोर पॉइंट। फिर है डायरेक्शनल अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसमें आ जाएगा ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू लेस देन 30। फिर है ये एक्स बार प्लस माइनस 3SD, इसमें आ जाएगा 99.7% एरिया अंडर कर्व। फिर इसमें देख लेते हैं आंसर है थर्ड, डायरेक्ट इंडिकेटर्स का मतलब है रिलेट टू प्रिसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव चेंज, ठीक है, टाइप ऑफ इंडिकेटर है उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है। फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स का मतलब है सेट टू बी मेजर विद इन अ टाइम फ्रेम। फिर समेटिव इंडिकेटर्स का मतलब है मेजर परफॉर्मेंस एट द एंड। और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स का मतलब है
क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स का मतलब है एक मिनट सॉरी, मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, और प्रोसेस इंडिकेटर्स का मतलब है मेजर क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, देख लेते हैं, इसका आंसर है सेकंड। टाइप 1 गलती का मतलब है फिफ्थ, यथार्थ शून्य परिकल्पना को नकारना, यानी कि अगर जो नल हाइपोथेसिस है वो सही है तो उसको रिजेक्ट करना। क्रस्कल वैलिस टेस्ट में आ जाएगा बंटन मुक्त परीक्षण, और सेंटाइल रैंक में आ जाएगा दिए गए स्कोर पॉइंट के नीचे आने वाले परसेंट मामले। दिशात्मक वैकल्पिक परिकल्पना में आ जाएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो कि म्यू लेस देन 30, और x बार प्लस माइनस 3 में आ जाएगा फोर्थ, वक्र के अधीन 99.7% क्षेत्र। अब इसमें देख लेते हैं, आंसर है थर्ड। प्रत्यक्ष सूचक का मतलब है कि सटीक एवं व्यापक परिवर्तन से संबंधित होता है। ठीक है, जो प्रत्यक्ष सूचक होता है वो सटीक एवं व्यापक परिवर्तन से संबंधित होता है, और जो प्रारंभिक सूचक होता है वो एक समय सीमा के भीतर मापे जाने के लिए नियत होता है, और सारांश सूचक जो होता है वो आखिर में कार्य निष्पादन का मापन किया जाता है, जो कि लास्ट में किया जाता है ये। और गुणात्मक सूचक, इसमें जो परिवर्तन के परिमाण का माप किया जाता है, और प्रक्रिया सूचक, इसमें जो है गुणात्मक आंकड़ों का मापन होता है। अब आ गया पैसेज। ठीक है, पैसेज आप पढ़ लेना, इसका मैं आंसर बता देती हूँ। 97 क्वेश्चन है, विच रिसर्च डिजाइन वाज यूज्ड इन द पायलट प्रोजेक्ट, जिसका आंसर है 3, यानी कि एक्सपेरिमेंटल। यानी पायलट प्रोजेक्ट में कौन से जो है रिसर्च डिजाइन का यूज किया जाता है वो है एक्सपेरिमेंट। और द यूज ऑफ ट्रेनिंग ऑफ फ्यू मेंटर्स टू ट्रेन विलेज लेवल वर्कर्स इज कॉल्ड, इसका आंसर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। इसको मैं एक बार दिखा देती हूँ, ये देख सकते हो, दीज मेंटर्स वर ट्रेन्ड एज ट्रेनर्स विद नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ काउंसलिंग ऑन फीडिंग प्रैक्टिसेस। जो पहला आंसर है उसमें टू एनहांस चाइल्ड सर्वाइवल एंड फूड गुड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कैन कंट्रीब्यूट टू रिडक्शन इन स्टंटिंग, इट बिकम्स इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब हुआ कि जो एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो गया। हिंदी में देख लेते हैं। 97 का आंसर है थर्ड, प्रायोगिक। मतलब कि प्रायोगिक परियोजना में किस शोध अभिकल्प यानी रिसर्च डिजाइन का उपयोग किया गया था, वो है प्रायोगिक। आंसर आप देख सकते हो, एक प्रायोगिक परियोजना से सुपुर्दगी तंत्र स्थापित करने में उपयोगी मॉडल मिलता है। ठीक है, तो प्रायोगिक परियोजना हो गई। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि ग्राम स्तरीय वर्करों को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ मेंटरों को प्रशिक्षित करने का उपयोग करना क्या कहलाता है। आंसर इसका थर्ड है, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण। ठीक है, ये देख सकते हो, इन मेंटरों को आहार परिपाटियों पर परामर्श देने के ज्ञान एवं कौशल के साथ प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। ठीक है, आप एक बार पे इसको पैरा पूरा पढ़ करके इसको आंसर कर सकते हो। फिर 99 क्वेश्चन, व्हाई वाज एक्शन ऑन अर्ली न्यूट्रिशन इंटरवेंशन इम्पॉर्टेंट। आंसर है इसका सेकंड, ए, बी एंड डी। किस लिए इंपॉर्टेंट है? टू प्रमोट चाइल्ड सर्वाइवल, और बी है टू रिड्यूस माइल्ड न्यूट्रिशन एमंग चिल्ड्रन, और डी है टू रिड्यूस स्टंटिंग एमंग चिल्ड्रन। तो अगर इसमें हम देखें आई थिंक स्टार्टिंग में ही था, ये है टू एनहांस चाइल्ड सर्वाइवल के लिए और रिडक्शन इन स्टंटिंग। ठीक है, तो ये है आंसर में। ठीक है, फिर आते हैं 100 क्वेश्चन, व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट टू नो बेस लाइन प्री इंटरवेंशन फिगर्स फॉर की बिहेवियर्स रिलेटेड टू IYCF। तो इसका आंसर है 4, A, B एंड D। टू मेजर गेन इन नॉलेज,
और बी है टू असेस चेंज इन स्किल्स, और डी है टू असेस चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, शुरुआती पोषणगत इंटरवेंशन पर कार्रवाई किया जाना क्यों महत्वपूर्ण था? तो आंसर इसका सेकंड है, बाल उत्तरजीविता को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों में कुपोषण कम करने के लिए, और डी है बच्चों में रुधिर विकास को कम करने के लिए। ठीक है, तो इसको आप पैरा से पढ़ करके आंसर आप दे सकते हो। फिर है IYCF के संबंध में प्रमुख व्यवहारों के लिए बेसलाइन इंटरवेंशन पूर्व आंकड़ों को जानना क्यों महत्वपूर्ण था? तो आंसर इसका 4 है, A, B एंड D। ज्ञान में हुई बढ़ोतरी का मापन करने के लिए, कौशलों में हुए परिवर्तन का आकलन करने के लिए, और डी है स्तन आहार के प्रति मनोवृत्तियों में बदलाव का आकलन करने के लिए। ठीक है, तो इसका हम पैरा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि पैरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप पैरा पढ़ करके इसका आंसर कर सकते हो, एक बार देख सकते हो। वैसे मैंने आंसर बता दिया है। ठीक है, तो ओके, और यहाँ पर मैं एक आपको और इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि जुलाई 2020 में आप देख सकते हो जो GDP है इंडिया का बहुत ही कम हो गया, माइनस में चला गया है, -23.9 हो गया है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा है, आप देख सकते हो। और ये कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, ये 1986 का है और ये 1989 का है। तो आप इसमें देख सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस आया है। ठीक है, देख रहे हो आप, इसमें पैसे में भी डिफरेंस आया है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पर जो था, अब यहाँ पर ये डिफरेंस हो गया है। यहाँ पर कोई प्रोविज़न ई कॉमर्स और मीडिएशन सेल्स का कोई यहाँ पर कोई प्रोविज़न नहीं था और कोई लीगल प्रोविज़न नहीं था, जो कि प्रेजेंट टाइम पर ये हो गया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो और इसमें देख सकते हो क्या क्या डिफरेंस हुआ है। ठीक है, ओके। तो मैंने आपने जैसे कहा था, कुछ लोगों ने हमें ये बोला था कि उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि जैसे हम इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि हमारे वही अभी तक मैं इंग्लिश में ही पढ़ा रही थी, तो वो एक हैबिट हो जाती है आपकी कि जिस तरीके से आप पढ़ाते हो तो उसी में आप एक्सप्लेन करते जाते हो। तो इस बार इस वीडियो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों को जो है क्वेश्चन आंसर दोनों जो है रीड आउट करने के बाद में, उसका आंसर बताने के बाद में मैंने जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई थिंक आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आपने बोला था कि आप क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन कर दिया कीजिए, तो जो आंसर हमको लगता है कि उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। चूँकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इस वजह से जो इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, और जो कि हमें लगता है कि आपको जो है एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि उसके कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि ऑप्शन में नहीं होते हैं, कोई टर्म या फिर टॉपिक जो होता है वो ऑप्शन में नहीं होता है, लेकिन मैं इसलिए बता देती हूँ जिससे कि आपको जो भी क्वेश्चन है सिर्फ वही क्वेश्चन मत पढ़ो, उसकी जो अदर ऑप्शन है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, रिपीट कम ही होते हैं क्वेश्चन, तो हो सकता है जो ऑप्शन दिया है उसमें से क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए आपको सारे ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है, उसकी डिटेल पढ़ करके जाइए। ठीक है, और जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको अच्छे से सुनिए और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, पूरा देखने के बाद में तब फिर आप देखिए कि उसमें जो है हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम दोनों ही पढ़ा रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक ही पार्ट में हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, और दोनों में अगर हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे तो आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा और वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, और जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो भी आपके लिए कंफर्टेबल होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, उसको आधे मत छोड़िए, पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।